हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। आज हम एक्सियम 4 मिशन के बारे में देखेंगे और आप सबको पता होगा कि एक्सियम 4 हमारे इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। यस, यही मिशन के थ्रू विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला वो फर्स्ट इंडियन बने कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे और वहां पे रह के वो वापस आए। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन और ये एक्चुअली जून जुलाई दोनों के करंट अफेयर्स में आएगा। सो मैंने सोचा कि ये मिशन का ही एक अलग वीडियो बना दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम 4 मिशन क्या है। सी, ये मिशन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस ये दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई भी मेंस के लिए आ सकते हैं। पर्टिकुलरली कोई भी स्टेट पीएससी की एग्जाम आती है उसमें मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि जीपीएससी में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अभी क्लास 1 to मेंस एग्जाम आएगी उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस ये दोनों के पर्सपेक्टिव से ये मिशन देखेंगे, क्या क्या जरूरी है यहाँ पे हमें जानना और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सो पता ही होगा कि ये हमारे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी हैं जो गए थे ये मिशन के थ्रू। आगे देखते हैं, हर एक चीजें हम क्लियर करेंगे। सो एक्सियम 4 की अगर बात करें तो ये था क्या। ये मिशन प्राइवेट क्रू स्पेस फ्लाइट थी। इसका मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी ने भेजा हुआ ये मिशन था। नो डाउट ये मिशन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था। बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसे स्पॉन्सर किया था, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने किया था। और ये नासा का ह्यूमंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भेजने का एक मिशन था, जिसे एक्सियम स्पेस करके प्राइवेट कंपनी है उसने ऑर्गेनाइज किया था। इसीलिए उसका नाम है एक्सियम 4। ऐसे 3 एक्सियम मिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड ये 4th वन था। ये क्रूड स्पेस फ्लाइट थी। इसका मतलब है कि ह्यूमंस को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पे कोलैबोरेशन किया था ये एक्सियम स्पेस ने किस किस के साथ, तो नासा एंड स्पेसएक्स। अगर आप एक्सियम 4 मिशन में विकिपीडिया में या कहीं पे सर्च करेंगे तो ये 2 नाम आएंगे, बट हम यहाँ पे इसरो भी लिखेंगे क्योंकि इसरो ने भी यहाँ पे अपने इनपुट्स दिए थे। हम लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट्स ये मिशन के थ्रू करवाए थे। सो एक्सियम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये मिशन को ऑर्गेनाइज किया था। उसका पूरा मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट्स होंगे, किस तरह से ये लोग जाएंगे, क्रू सिलेक्शन से लेके हर एक चीज इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। नासा के साथ कोलैबोरेशन था। स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन क्यों था? बिकॉज स्पेस एक्स के रॉकेट में ये गया था। एंड इसरो, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे कोलैबोरेशन किया था। अब कौन से लॉन्च व्हीकल में, सी अभी हम थोड़ा प्रीलिम्स के रिलेटेड देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट कि लॉन्च व्हीकल मतलब कि रॉकेट कौन सा यूज हुआ था, तो रॉकेट था स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 ब्लॉक 5। दिस इज अवर फाल्कन 9। दूसरा कि स्पेस कैप्सूल कौन सी यूज हुई थी। अभी स्पेस कैप्सूल का मतलब क्या है? स्पेस कैप्सूल मतलब कि जिसके अंदर, जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट जो कैप्सूल में बैठ के, जो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाएंगे। ये जो स्पेस कैप्सूल है यहाँ पे दिख रही है ऐसे, इसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट बैठेंगे। यहाँ से, ये जगह से ये यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग करेगा। देन डोर ओपन होगा और अपने एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा पाएंगे। अगेन जब रिटर्न आना होगा तब यहाँ से ही ये डॉक्ड स्पेस कैप्सूल होगा, वहां से एस्ट्रोनॉट्स वापस ये कैप्सूल में बैठेंगे एंड ये कैप्सूल उनको वापस अर्थ तक लेके आएगी। सो ये स्पेस कैप्सूल कौन सी थी? उसका नाम है क्रू ड्रैगन C213। ये स्पेस कैप्सूल भी स्पेसएक्स कंपनी ने बनाई हुई है। स्पेसएक्स कंपनी का क्रू ड्रैगन, जिसको नंबर दिया है C213। और वो जब वहां पे डॉकिंग हुआ, वहां पहुंच गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उसके बाद में पर्टिकुलरली ये वाले क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उन्होंने ग्रेस नाम दिया है। सो ये भी याद रखना कि ग्रेस उसको बुलाया जाएगा ये स्पेस कैप्सूल को। देन लॉन्च स्टेशन कहाँ से उसे लॉन्च किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिडा के मेरिट आइलैंड में कैनेडी स्पेस सेंटर है नासा का। ये कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उसे लॉन्च किया गया था। तो 39A जैसे हमारे इसरो के लॉन्च पैड 1 एंड लॉन्च पैड 2 है, जैसे यहाँ पे एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स है जिसको उन्होंने नंबर दिया है 39A। कहाँ पे है? कैनेडी स्पेस सेंटर में। और वो एक्चुअली कहाँ आया है? फ्लोरिडा के मेरिट आइलैंड में। तो यहाँ से उसे लॉन्च किया गया था। दूसरा कि ये जो मिशन है उसकी थीम इन्होंने रखी थी रियलाइज द रिटर्न। और उसका रीजन क्या था? बिकॉज जैसे
हमारे इंडिया से शुभांशु शुक्ला जी गए थे, वैसे ही हंगेरी एंड पोलैंड से भी 2 एस्ट्रोनॉट गए थे ये मिशन में। आफ्टर 40 इयर्स इंडिया से, पोलैंड से और हंगेरी से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए, स्पेस में रिटर्न हुए। इसीलिए इस मिशन की थीम इन्होंने रखी है रियलाइज द रिटर्न। अब हम देखते हैं क्रू मेंबर्स कौन से हैं। सो फर्स्ट इज विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये हमारे इंडिया से थे और ये एज अ पायलट ये मिशन में गए थे और इन्होंने स्टीयरिंग करवाया था जब भी डॉकिंग होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, एज वेल एज जब वापस आएंगे तो जो मैन्यूवर्स करने थे ये इन्होंने किए थे। सो शुभांशु शुक्ला जी है ये। दूसरे थे पेगी विटसन। पेगी विटसन ये एज अ कमांडर गए थे, मतलब कि ये जो एक्सियम 4 मिशन है उनके कमांडर थे पेगी विटसन। पेगी विटसन ये यूएस से है और पेगी विटसन के नाम पे काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। स्पेस में सबसे लंबे टाइम तक, सबसे ज्यादा डेज तक रहने वाली वुमन ये पेगी विटसन है, एज वेल एज कोई भी अमेरिकन, मतलब कि अमेरिका से भी कोई पर्सन अगर स्पेस में ज्यादा डेज तक रहा है तो वो पेगी विटसन है। ये 695 डेज तक क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो अलग अलग मिशंस में अगर एडिशन करेंगे तो क्यूमुलेटिवली 695 डेज तक पेगी विटसन वहां पे रहे थे और ये कमांडर थे। इवन एक्सियम 2 मिशन के कमांडर भी पेगी विटसन ही थे। देन 2 मिशन स्पेशलिस्ट गए थे, एक थे पोलैंड के स्लेवोज युजनांस्की विश्नेस्की, प्रोनाउंसिएशन मस्त है ना ओके नाम है स्लेवोज युजनांस्की विश्नेस्की, ये मिशन स्पेशलिस्ट है, ये पोलैंड से गए थे। एंड दूसरे मिशन स्पेशलिस्ट की जो हंगेरी से है उनका नाम है तिबोर कपू। तो ये 4 क्रू मेंबर्स थे जो वहां पे गए थे। नेक्स्ट उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स रिलेटेड कि इसको 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था एंड 15 जुलाई 2015 को वो वापस अर्थ पे आए, ये रिटर्न हुए। यहाँ पे 28 आवर्स उनको अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने में लगे थे, जबकि रिटर्न जर्नी उनकी 22 आवर्स में कंप्लीट हुई थी। तो सो टोटल 20 डेज का स्पैन है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कितने दिन गुजारे? 18 डेज। आने जाने में 2 दिन निकल गए और इस टाइम पे अर्थ का रिवॉल्यूशन कितनी बार किया? 288 टाइम्स। 288 टाइम्स उन्होंने अर्थ के अराउंड में गरबा खेले, मतलब 288 राउंड्स ऑफ गरबा। उफ, मजा आ जाएगा। 288 टाइम्स इन 18 डेज में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घुमाया। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कब से हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन वो है क्या? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये है, देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट है कि जो अर्थ के अराउंड में घूमता रहता है। अर्थ के अराउंड में लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर पे उसे रखा गया है और ये कंटिन्यूअस अर्थ के अराउंड में चक्कर लगाता रहता है। इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई क्रूज रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं कि जो लॉन्ग मिशंस के लिए होते हैं, जैसे कि 6 मंथ 7 मंथ्स के लिए वो लोग वहां पे जाते हैं। एंड कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जैसे एक्सियम 5 की जो थोड़े कम दिनों के लिए वहां पे जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, एज वेल एज कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे चालू रहते हैं। तो स्पेस में अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स करना है हमें तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसके लिए है। सो ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि वो अर्थ के अराउंड में, प्लेनेट के अराउंड में वो रिवॉल्यूशन कर रही है, इसीलिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है और वो 400 किलोमीटर के डिस्टेंस में रखा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो कोई एक कंट्री या जैसे नासा का ही एक एंडेवर है ऐसा नहीं है, इसमें पार्टनर्स है, बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे स्पेस एजेंसीज ने मिल के इसे रियलाइज किया है। तो पार्टनर्स कौन से हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के? यूरोपियन कंट्रीज आ जाएगी, पर्टिकुलरली यूरोपियन स्टेट एजेंसी जिसे रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि सारे यूरोपियन कंट्रीज एक ही स्पेस एजेंसी के अंडर में आते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देन नासा की जो यूनाइटेड स्टेट की स्पेस एजेंसी है, देन जैक्सा जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो जापान की स्पेस एजेंसी है, देन सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो कनाडा की है, एज वेल एज रॉसकॉस्मोस की जो रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो इन सब के टाइप से बना हुआ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना या उसके पार्टनरशिप में नहीं है, बट यस एक्चुअली ये जो एक्सियम 4 मिशन है, हमारे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी, उनको एक्चुअली ये मिशन के लिए नहीं चूज किया था, उनको गगनयान की जो इंडिया का एक मिशन है, हम लोग इंडियंस
एस्ट्रोनॉट्स को, जिसे हम व्योमनॉट्स कहेंगे, तो हमारे इंडियन व्योमनॉट्स को स्पेस पे पहुंचाने के लिए इसरो ने एक मिशन प्लान किया है जिसका नाम है गगनयान। और ये गगनयान के क्रू मेंबर के हिसाब से शुभांशु शुक्ला जी को पसंद किया गया था। अब यहाँ पे ऐसे हुआ कि बीच में नासा और इसरो के बीच में, इन शॉर्ट इंडिया और यूएसए के बीच में एक टाई अप हुआ, जिसमें इन लोगों ने स्पेस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक ट्रीटी की। और इस ट्रीटी के अंतर्गत यहाँ पे हम इंडियन को ये एक्सियम 4 मिशन में शामिल करवा पाए। सो इसरो का रोल यहाँ पे था कि हमारे इंडिया से भी एक मेंबर ये एक्सियम 4 मिशन में जाए। और सिग्निफिकेंस है इसका काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही ये फॉरेन मिशन था। अचीवमेंट्स हम अगर बात करें शुभांशु शुक्ला जी की, तो ये सेकंड इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉट है कि जो स्पेस में पहुंचे। सो फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट वन वाज राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी 1984 में सोवियत यूनियन के सोयूज स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए थे, बट वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गए थे। हाँ, यस, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस एंड शुभांशु शुक्ला जी इज द सेकंड इंडियन टू गो टू द स्पेस। अब यहाँ पे मैं इंडियन की बात करी तो मैडम सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, उनके बारे में तो हम बात करते हैं, बट दे आर इंडियन ओरिजिन। वो लोग एक्चुअली यूएस सिटीजन्स है, तो हमारे इंडियन सिटीजन्स हो वैसे ये 2 ही है। सो ये भी याद रखना कि ये 4th वन नहीं है शुभांशु शुक्ला, ये सेकंड है। फर्स्ट वॉज राकेश शर्मा। कब गए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, 1984 में, मतलब कि आफ्टर 41 ईयर सेकेंड इंडियन सिटीजन शुभांशु शुक्ला जी स्पेस में गए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले वो फर्स्ट इंडियन नेशनल बने। अब वहां पे जाके उन्होंने क्या किया? सो एक्चुअली ये जो मिशन भेजा था एक्सियम 4, इसमें 60 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 31 कंट्रीज के पार्टनरशिप में। पर्टिकुलरली 31 कंट्रीज है जिन्होंने 60 एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये मिशन को भेजा था। ये 60 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे जो हुए हैं उससे एक्सियम 4 हाईएस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला मिशन बना है, जिसमें से इंडिया ने टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स भेजे थे और शुभांशु ने 7 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे टोटल किए हैं। हमारे लिए 7 एक्सपेरिमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। अब ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ये भी मेंस में आपको क्वेश्चन में आ सकता है। अभी तक जो किया दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यस, अब ये आगे जो अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन की उसको आप इंट्रोडक्शन में आप रख सकते हो, बट अगर एक्सपेरिमेंट्स कौन से हुए ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। एज वेल एज अगर आपको सिग्निफिकेंस बताने को पूछे, महत्व क्या था हमारे लिए एक्सियम 4 का, तो उसमें भी आप ये जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको इंक्लूड कर सकते हो आपके मेंस के आंसर में। एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स में भी ये लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और पर्टिकुलरली एक एक्सपेरिमेंट उसका क्या महत्व था। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया उन्होंने दैट वाज स्पेस माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट। अब माइक्रो एल्गी एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये लोग स्पेस में कुछ माइक्रो एल्गी लेके गए थे। माइक्रो एल्गी मतलब माइक्रोस्कोपिक एल्गी, पर्टिकुलरली साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, प्लस दूसरी भी कुछ एल्गीज थी। तो ये जो माइक्रो एल्गी है उसके लिए वो लोग एग्जामाइन करना चाहते थे कि स्पेस एनवायरमेंट में, मतलब विथ देखिए 400 किलोमीटर पे जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है मतलब वहां पे रेडिएशन भी है। हमें पता है हमारा आयनोस्फीयर, सोलर रेडिएशन की वजह से जो आयनोस्फीयर बनता है हमारे एटमोस्फीयर में वो यही रेंज में बनता है। 450 किलोमीटर के अराउंड हमें ये आयनोस्फीयर भी मिलता है, मतलब कि यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन है। एंड ये रेडिएशन के अंदर में रह के भी ये माइक्रो एल्गीज जो है वो कैसे फूड जनरेट करती है, मतलब कि वो कैसे फोटोसिंथेसिस करेगी एंड फूड जनरेट करेगी, एज वेल एज ऑक्सीजन कैसे जनरेट करेगी। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन बनेगा, एज वेल एज अगर वो बायोफ्यूल वो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस कर पाती है कि नहीं, ये सारी चीजें इन लोगों को एग्जामाइन करनी थी। अगर ये माइक्रो एल्गी ये सारी चीजें जो चीज ये लोग एग्जामाइन कर रहे थे ये सारी चीजें अगर वहां पे प्रोड्यूस कर पाती है तो वो नेक्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एज अ फूड सोर्स ये एल्गी को यूज किया जा सकता है। एज वेल एज ऑक्सीजन डिमांड, वहां पे आपको पता होगा कि हम अगर कहीं पे भी जाएंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर ये माइक्रो एल्गी ऑक्सीजन भी अगर प्रोड्यूस कर रही है फोटोसिंथेसिस करके, सो वो ऑक्सीजन को हम कलेक्ट करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही उसका यूज कर सकते हैं। देन बायोफ्यूल्स अगर बनाती है तो ये बायोफ्यूल्स का यूज हम वापस अर्थ पे लाके भी कर सकते हैं, एज वेल एज अगर ये बायोफ्यूल वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कुछ फ्यूलिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से
अलग किया। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का मतलब होता है कि बहुत जोर से, बहुत ही फास्ट मटेरियल्स को स्पिन किया जाता है, और अगर स्पिन करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी उसके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि एक टाइप की एल्गी अलग हो जाएगी, एक टाइप की एल्गी अलग हो जाएगी। फिर उन दोनों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में एज वेल एज रेडिएशन वाली इफेक्ट में स्पेस एनवायरमेंट में ये माइक्रो एल्गी किस तरह से फूड प्रोड्यूस कर रही है, किस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, एंड इफ इट कैन प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, स्पेस माइक्रोएल्गी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज स्प्राउटिंग ऑफ सैलाड सीड्स इन स्पेस। अब यहाँ पे ये भी है कि इन लोगों ने देखा कि मेथी एज वेल एज मूंग सीड्स कि जो हम सलाद में यूज करते हैं, तो वो किस तरह से स्प्राउट करते हैं स्पेस में, अगर वो स्प्राउटिंग होता भी है या नहीं होता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्प्राउटिंग होता है तो आपको पता होगा कि मूंग आप ऐसे ही खाओगे, ठीक है, बॉईल करके खाओगे, या नॉर्मल मूंग हम कंज्यूम करेंगे, उसकी जगह पे अगर हम मूंग को स्प्राउट्स बना के, मूंग का स्प्राउटिंग करवा के अगर हम खाते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन उसमें एनरिच हो जाता है, और उसकी वजह से ये स्प्राउटिंग वाज इंपॉर्टेंट कि अगर हम जाते हैं तो मूंग लेके जाएंगे एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट स्पेस में कंप्लीट हो पाए। सो ये एक एक्सपेरिमेंट था। देन थर्ड वन इज मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? सो स्पेस में जब भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वहां पे माइक्रोग्रेविटी होती है। हम अर्थ पे है तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ग्रेविटी है, और उसकी वजह से हमारे जो मसल्स है एंड बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यहाँ पे उनको लड़ना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामने। सो होता क्या है कि जब वो लोग स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी। 400 किलोमीटर अबाउ चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, और ये कंडीशन में देखा गया है कि एस्ट्रोनॉट्स का बोन डिग्रेडेशन होता है, उनके बोन्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं, एज वेल एज उनका मसल डिग्रेडेशन भी होता है, मसल में एंट्रोफी आ जाती है, और उसी वजह से जब भी वो लोग वापस अर्थ पे आते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं, उनके मसल्स जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाते। एटलीस्ट 1 वीक 15 डेज जितना लगता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि वो कितना ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहे हैं। जितना ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहेंगे उतना ही उनके बोन्स एंड मसल्स वीक हो जाएंगे, जिसे हम मायोजेनेसिस कहेंगे। तो ये जो मस्कुलर एंड बोन डिसइंटीग्रेशन है, मतलब जिसे स्केलेटल डिसइंटीग्रेशन कहेंगे, कि पूरा बॉडी का स्केलेटन जो है हमारा उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। सो ये कैसे हो रहा है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, मतलब वो बायोलॉजिकल पाथवेज क्या है कि किस तरह से ये चीजें काम कर रही है, किस तरह से हमारे बोन्स एंड मसल डिग्रेड हो रहे हैं स्पेस एनवायरनमेंट में ड्यू टू माइक्रोग्रेविटी। सो अगर हमको ये पता चल जाए कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो ऐसी तो कौन से चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं जिसकी वजह से बोन एंड मसल डिग्रेड हो रहे हैं, तो मे बी हम ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये डिग्रेडेशन है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, या तो ऐसी कुछ टेक्निक्स या तो कुछ थेरापीज हम डेवलप कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये डिग्रेडेशन को अटकाया जाए और स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहा जा सके, या फिर वापस आने के टाइम पे वो रिकवरी फास्ट हो जाए। जैसे कि अगर 6 मंथ्स तक कोई स्पेस में रहा है तो वो उनको रिकवर होने में, उनके बोन और मसल्स को रिकवर होने में 1-2 मंथ्स 3 मंथ्स जितना भी लग जाते हैं। जैसे हमारे शुभंशु शुक्ला जी गए हैं तो ऐसे कहते हैं कि वो जस्ट 15 डेज के लिए, 18 डेज के लिए थे, तो उसमें उनको उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ही विल बी एबल टू वॉक एंड ही विल बी एबल टू रिटर्न टू हिज रूटीन इन विद इन अ वीक। सो ये एक चीज है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये वाले एक्सपेरिमेंट का ये है कि इवन अर्थ पे रह के भी काफी लोगों को मसल डिजेनरेटिव डिसीजेस होते हैं, मतलब कि मस्कुलर एंट्रोपी आ जाए, मसल वीकनेस आ जाए, मस्कुलर प्रॉब्लम्स वो काफी लोगों को होते हैं। तो वो ये थेरापीज हमें यहाँ पे उनको भी हेल्प कर सकती है। अगर हमें पता चल जाए कि क्यों हो रहा है तो ऐसे जो डिसीजेस होते हैं लोगों में अर्थ पे रह के भी, उनको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, उनके लिए भी हम क्योर ढूंढ सकते हैं। सो दिस वाज द थर्ड एक्सपेरिमेंट। देन फोर्थ एक्सपेरिमेंट इज वोएजर टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये देखिए अपना क्यूट सा बच्चू है यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे टार्डिग्रेड। इसे टार्डिग्रेड कहा जाता है। उसे 2 निकनेम दिए गए हैं, उसे वाटर बियर कहा जाता है और मॉस पिगलेट ऐसा भी कहा जाता है। पिग जैसा दिखता है, छोटा सा है, इसलिए मॉस पिगलेट। ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, अराउंड 2 मिलीमीटर जितना है, बट यस हम उसे बेयर नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे तो कलर करके ये एनिमेटेड फोटो है उसका। एक्चुअली टार्डिग्रेड्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट यस दे आर एवरीवेयर। एवरीवेयर कहीं पे भी जाओगे टार्डिग्रेड्स है, हमारे पानी में भी है,
कहीं पे भी अगर फंगस लगी है वहां पे भी है, एल्गी है, कहीं पे भी पानी जमा रह रहा है हमारे घर के अंदर बाहर, कहीं पे भी हमें ये टारडिग्रेड्स मिलेंगे। दे आर वाइड स्प्रेड इन नेचर, यस, नॉट दैट हार्मफुल फॉर अस। दूसरा कि ये जो टारडिग्रेड्स है ये बहुत रोबस्ट है। रोबस्ट इन द सेंस कि किसी भी तरह ये नहीं मरते। इनकी जो सर्वाइवल स्किल्स है वो बहुत रोबस्ट है। जैसे कि ये हमारा पुष्पा है, पुष्पा है ना, झुकेगा नहीं, वैसे ये है मरेगा नहीं। और एक्चुअली बहुत सदियों से ये है, ऐसा कहा जाता है कि बिफोर डायनासोर्स भी ये टारडिग्रेड्स एग्जिस्ट करते थे और इतने सारे मास एक्सटिंक्शन हुए, 5 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए। कैसे भी कंडीशन आ जाए अर्थ पे इन्हें कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलरली ये 0 to 150 डिग्री सेल्सियस, इवन माइनस नेगेटिव टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये रेडिएशन भी सर्वाइव कर जाते हैं। इवन स्पेस में जो वैक्यूम है विदाउट एयर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। याद रखिए कि इनके कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जिस प्रोसेसेस की वजह से वो कोई भी हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशंस, ज्यादा टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर हो, पानी के अंदर हो, एयर में हो, कोई भी कंडीशन में हो, कहीं पे भी उनको रख दो आप स्पेस में ले जाओ, फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है अब? तो टारडिग्रेड के लिए एक्सपेरिमेंट यही है कि इनकी सर्वाइवल, रिवाइवल, रिप्रोडक्शन और ट्रांसक्रिप्टोम, ये सारों को स्टडी करना है कि वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं ऐसी कंडीशंस में, वो कैसे रिवाइव कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी कंडीशंस में जैसे हम लोग हाइबरनेशन के बारे में जानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो कुछ काफी एनिमल्स है कि जो हाइबरनेट करते हैं, वो एक शीत निंद्रा में चले जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं। सो जैसे हाइबरनेशन होता है वैसे ही ये भी अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपना जो बॉडी फ्लूइड है उसको काफी कम कर देते हैं और एकदम डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। एंड देन फिर से जब अच्छी कंडीशन आ जाए कि हाँ वो अब रह पाए, मतलब अब वो सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में वो रिवाइव भी करते हैं अपने आप को। सो उनकी रिवाइवल स्किल्स कैसी है ये भी देखना है। देन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये, ऐसी कंडीशन में भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये है रिप्रोडक्शन का मतलब है कि स्पेस में कैन दे रिप्रोड्यूस, तो ये भी ये चीज देखनी है। नाउ ट्रांसक्रिप्टोम। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टोम? ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब है कि कोई भी एनिमल के mRNA टोटल कितने हैं उसका जो लिस्ट बनेगा उसे हम ट्रांसक्रिप्टोम कहेंगे। नाउ यू नो दैट कि हमारे हर एक सेल में डीएनएस होते हैं, वैसे ही आरएनएस भी होते हैं। एंड आरएनएस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये जब प्रोटीन बनाते हैं तो ये प्रोटीन बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसका कोड लिखा होता है वन टाइप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए में mRNA। सो अगर इसके mRNA जितने भी है उसका अगर हमें लिस्ट मिल जाए, अगर हमें उसके मैकेनिज्म के बारे में पता चल जाए, ये कोड्स के बारे में पता चल जाए, तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। कौन सा प्रोटीन ऐसा है कि जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो उसको रिवाइव करने में हेल्प करता है, एज वेल एज वो रिप्रोडक्शन भी ऐसी हार्श कंडीशन में कैसे कर सकते हैं। सो ये ट्रांसक्रिप्टोम की भी स्टडी यहाँ पे होगी। यस, यहाँ पे याद रखना कि ये पर्टिकुलरली टारडिग्रेड्स की भी काफी स्पीशीज होती है, जिसमें से एक इंडियन स्पीशी है जिसका नाम है यू टारडिग्रेड पैरामैक्रोबायोटस। सो ये यू टारडिग्रेड पैरामैक्रोबायोटस नाम की टारडिग्रेड स्पीशीज को, कि जो इंडियन वैरायटी है टारडिग्रेड की, उसे ले गए थे स्पेस में। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर स्पेस एनवायरमेंट में माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन में अगर कोई मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का मतलब है विटामिन एंड मिनरल्स। सो ये विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें किस तरह से इफेक्ट करेगी हमारी बॉडी पे, तो ये एक था कि इनकी इफेक्ट्स क्या होगी, ये स्टडी करने का एक एक्सपेरिमेंट था। सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट ऐसे था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस जो है, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन्स है, मोबाइल स्क्रीन्स है, टच स्क्रीन्स है, इसके साथ मतलब जब हम स्पेस में ये सारी चीजों को यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं, तो उसका ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज क्या करेंगे इसमें, तो पर्टिकुलरली यही है कि कौन से फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स होती है। फिजिकल इम्पैक्ट्स मतलब कि जैसे अगर हम टच करना चाह रहे हैं स्क्रीन को, तो वो टच हम प्रॉपरली कर पा रहे हैं कि नहीं, जो जगह पे हमें टच करना है जहाँ पे, वो जगह पे टच कर पा रहे हैं कि नहीं है। तो फिजिकल इम्पैक्ट मतलब कि टच कैसे हो रहा है। देन हमारी जो आईरीज है, ठीक है, आंखों की जो प्यूपिल्स है, तो वो आईरीज जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, वो प्रॉपरली ये डिस्प्ले को देख पा रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल उसमें आएगी। देन
हमारी आई मूवमेंट को स्टडी करेंगे वो, कि हम बार अगर ज्यादा टाइम तक अगर वो डिस्प्लेस को या कंप्यूटर स्क्रीन को, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले को अगर हम देखते रहते हैं तो हमारी आंखों पे उसकी क्या इफेक्ट हो रही है, एज वेल एज फिजिकली क्या इफेक्ट आ रही है। तो ये चीजें हैं। एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स का मतलब है कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल अफेक्ट अवर ब्रेन फंक्शन, कि ब्रेन फंक्शन भी क्या हो रहा है। ऑब्वियसली ब्रेन फंक्शन से ही आई मूवमेंट जो है वो कैच कर पाएंगे, ब्रेन फंक्शन ही दिखाएगा कि टच ठीक से हम कर पा रहे हैं कि नहीं। सो ये सारी चीजें स्टडी करना था। गेज फिक्सेशन मतलब कि हम ज्यादा देर तक स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को स्टडी करने का ये एक्सपेरिमेंट था। देन सेवेंथ वन एंड लास्ट वन इज कि हम लोगों ने 6 वेराइटी के फूड क्रॉप सीड्स को जर्मिनेट करवा के उसका ग्रोथ और यील्ड चेक करनी थी। सो यहाँ पे स्पेस में ये 6 वेराइटी के फूड क्रॉप्स ले गए थे, वहां पे देखा कि वो जर्मिनेशन उसका कैसे हुआ, देन उनका ग्रोथ कैसे रहा, एज वेल एज क्रॉप यील्ड कैसी थी। यहाँ पे यील्ड ऑब्वियसली गेहूं अगर ले जाएंगे तो 18 दिन के अंदर तो वो होगा नहीं, बट वो वेराइटी को वो वापस अर्थ पे लेके आएंगे एंड देन वो देखेंगे कि किस तरह से उसका ग्रोथ हो रहा है, कि स्पेस एनवायरमेंट में रह के ये जो गेहूं की वेराइटी थी या सपोज कोई भी क्रॉप सीड है तो उसकी यील्ड पे कोई इफेक्ट आ रही है कि नहीं। इन शॉर्ट ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या दिखाते हैं कि हम मूंग कैसे स्प्राउट करेंगे, क्रॉप कैसे हम स्पेस में उगा सकते हैं कि नहीं, उनका ग्रोथ ठीक होता है कि नहीं। ये सारी चीजें यही दिखाती है कि अगर स्पेस में हमें जाना है, हमें अगर वहां पे रहना है, इंडियंस को अगर स्पेस में भेजना है तो ये सारे डाइट वो लेके जा सकते हैं कि नहीं, हम ये सारी वेराइटीज स्पेस में उसको उगा सकते हैं कि नहीं, जिससे फूड सिक्योरिटी एंड एज वेल एज रेडिएशन की इफेक्ट्स क्या होती है। ऐसी आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, तो ज्यादा रेडिएशन भी हम देख रहे हैं कि अर्थ पे आ रहा है। तो ये सारी अगर हार्श कंडीशन में भी ये क्रॉप्स अगर वहां पे जर्मिनेट कर गए, ग्रोथ हो गया उनका, एज वेल एज अगर ये स्प्राउटिंग वगैरह हो गया, तो अर्थ पे भी ये सारी चीजों का यूज हो सकता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ये 7 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसके अलावा यस एक एक्सपेरिमेंट था कि जो एग्जाम 4 में होने वाला था, जो इंडिया ने प्रपोज नहीं किया था, बट यस सारे गए थे। तो ये चारों चार जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जो भी क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा था कि डायबिटिक पेशेंट्स को कभी भी, कि जो इंसुलिन लेते हैं, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेस में आज हम नहीं भेज पा रहे हैं। सो वहां पे उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि शुगर लेवल मॉनिटरिंग उनका 24 आवर्स तक किया गया, ये 18 डेज तक। देन मतलब ग्लूकोमीटर एक कंटिन्यूअसली उनको लगाया गया था और उससे उनका शुगर लेवल वेरिएशन जो है रेडिएशन में वो कैसे हो रहा है, एज वेल एज इंसुलिन अगर इंजेक्ट किया गया तो इंसुलिन की बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। एज वेल एज ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि इंसुलिन के सिरिंजेस वहां पे लेके गए थे। एक था वो जिसे फ्रोजन मोड में वो लोग लेके गए और फ्रोजन मोड में ही उसे रखा, एज वेल एज एक सिरिंज नॉर्मल लेके गए थे और उसको ऐसे रखा गया। अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये जो इंसुलिन है वो अभी भी इफेक्टिव है कि नहीं। सो अगर डायबिटिक पेशेंट कोई एस्ट्रोनॉट है कि जिनको डायबिटीज है एंड ही इज ऑन इंसुलिन, तो उनको स्पेस में अगर भेजना है तो भेज सकते हैं कि नहीं। एज वेल एज अगर आपको पता होगा कि स्पेस टूरिज्म अभी बढ़ रही है, तो स्पेस टूरिज्म में भी हम देखते हैं कि हम नॉर्मल इंसान अगर पैसे है अपने पास तो यस वी कैन गो टू स्पेस। सो हम अगर स्पेस में जाना चाहे तो अगर डायबिटीज है तो हम नहीं जा सकते हैं। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था कि ऐसे पेशेंट को भी लेके जाया जा सकता है कि नहीं। तो ये डायबिटीज का भी एक आई कैचिंग कह सकते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। बट यस दिस 7 वर इंडियन एक्सपेरिमेंट की जो शुभांशु शुक्ला जी ने किए। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के लिए ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि इंडिया 40 साल बाद भाई गया, आफ्टर 41 इयर्स हम स्पेस में पहुंचे, कि कोई इंडियन गया, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा ऐसा है कि पर्टिकुलरली हमने जैसे देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं वो किस चीज के लिए हो रहा है, कि माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया गया। मतलब जैसे कि बोन एंड मस्कुलर डिसइंटीग्रेशन, माइक्रोएल्गीज जो थी उसका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हम स्टडी करके आएंगे। सो ये सारी चीजें दिखाती है कि पर्टिकुलरली लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए हम इसको कैसे यूज कर पाए। सो एक तो ये चीज है। दूसरा आपको पता होगा कि हम मंगल पे रहने के लिए जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम अगर मार्स पे रह पाए, हम
दूसरी जगह पे जा पाए। सो उसके लिए भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अगर हम समझ पाते हैं तो फिर जो भी डिजनरेशन हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। देन दूसरा ऐसा है कि पर्टिकुलरली स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एक्सियम 4 में, तो उससे काफी सारी एडवांसमेंट्स आएगी। ये एक्सपेरिमेंट्स हेल्प करेंगे कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और भी हम इंक्लूड कर पाए, हम और भी उसको डेवलप कर पाए। सो ये सारे एक्सपेरिमेंट है, उसकी वजह से हम देखेंगे कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिलेगा, एज वेल एज ऐसी टेक्नोलॉजीज एंड थेरापीज डेवलप कर सकते हैं कि जो अर्थ पे भी ह्यूमंस को काम में आए। देन दूसरा है कि ऑब्वियसली अभी देखो कि शुभांशु शुक्ला जी गए तो बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स है, बहुत सारे यंगस्टर्स है जो इंस्पायर हुए उनसे कि हम भी जाएंगे। सो स्पेस साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारे यूथ का, और भी हम डेवलप कर पाएंगे ये सब टेक्नोलॉजीज को। सो नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए भी ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा है कि इंडिया की स्पेस प्रेजेंस को ये और एनहांस करता है और स्ट्रेंथन करता है, एज वेल एज कंट्री का जो डेडिकेशन है पर्टिकुलरली ग्लोबल साइंटिफिक प्रोग्रेस की ओर, इसे भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज ये मिशन दिखाता है कि इंडियंस आर रेडी टू गो टू द स्पेस, इंडियंस आर रेडी फॉर एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये चीज है कि हम इंडियंस, हम एज अ इंडिया एक ग्लोबल फ्रंट पे अब हम आ चुके हैं। ऑलरेडी वी आर एट द फ्रंट, लेकिन ये और एक स्टेप हुआ और एक स्टेप अप हुआ हमारा यहाँ से। दूसरा है कि हम गगनयान मिशन भेजने वाले हैं। सो गगनयान मिशन एक क्रूड मिशन है, ह्यूमंस स्पेस फ्लाइट होगी। सो ह्यूमंस को भेजने से पहले अगर हमारे इंडिया से एक साइंटिस्ट ऑलरेडी, एक एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी स्पेस में जाके आए हैं, तो ये एक्सियम 4 के उनके जो एक्सपीरियंसेस है, एक्सियम 4 में जो भी डिफिकल्टीज आई, एक्सियम 4 में जो भी चैलेंजेस आई और किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, ये सारी चीजों में ये काफी इनपुट हमें दे सकते हैं गगनयान के लिए कि कैसे प्लान करना चाहिए मिशन को, किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये, और गगनयान के अलावा भी चंद्रयान 4 अब जब आएगा तो यही होगा कि हम चंद्रयान 4 के थ्रू मून पे हम ह्यूमन को भेजेंगे। सो ये सारे जो भी फ्यूचर मिशंस है हमारे, उसके लिए इनवैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड करेगा एक्सियम 4 एंड शुक्ला जी के एक्सपीरियंसेस। दूसरा है कि पर्टिकुलरली इससे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में और सर्विसेज में बढ़ेगा। सी एक्सियम 4 मिशन वाज द प्राइवेट स्पेस मिशन, जो रॉकेट से, जो लॉन्च व्हीकल से ये एक्सियम 4 गया, मतलब कि अपना फैल्कन 9 रॉकेट, एज वेल एज जो स्पेस कैप्सूल में गया, मतलब कि अपना क्रू ड्रैगन जिसे ग्रेस नाम दिया गया था, ये सारे प्राइवेट कंपनी ने बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट्स हैं, स्पेस एक्स ने बनाया है। सो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से सर्विसेज की जाएगी। एक्सियम 4 ने पूरा ये मिशन को कंडक्ट किया था, यस नासा का कोलैबोरेशन था, बट मेन काम जो किया था ये प्राइवेट एंटिटीज ने किया था। सो हम भी ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे नासा ने क्या किया, उसका मेन ध्यान जो है वो अभी R&D के ऊपर है और डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर है। तो ये चीज भी है कि हम इंडिया में भी ये चीज कर सकते हैं। एंड यू नो कि हम लोग अभी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं स्पेस में, तो ये मिशन के जो भी लेसन्स है उससे हमारे इंडिया की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, स्पेस रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, स्पेस सेक्टर में जो भी कंपनीज है, उनको भी बूस्ट मिलेगा। हम ये कर सकते हैं कि स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी ये जो एंटिटीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं सर्विसेज देने के लिए कि मिशन कंट्रोल जो है वो उनको दे दिया जाए। देन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए जो सपोर्ट चाहिए, ये सारे के लिए भी हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सो दिस वाज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, और इतना काफी है ये मिशन के लिए। सी डॉकिंग कैसे होता है, अनडॉकिंग कैसे हुआ, ठीक है, वहां से वापस कैसे आए, स्प्लैश डाउन कहाँ पे हुआ, यस पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन हुआ था, पैराशूट से ये उतारा गया था। ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि ट्रिवियल है हमारे लिए, आपको ये सारी चीजें तो पता ही होगी एंड आर्टिकल्स बहुत सारे थे, बट मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए या कोई भी स्टेट पीएससी के लिए दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ। आप इतनी इंफॉर्मेशन से आप मेंस के आंसर भी लिख सकते हो, एज वेल एज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, अभी तक अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया है वीडियो तो उसे लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।